हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये सेकंड पार्ट है हमारा चैप्टर 4 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ऐसी वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। सीए फाइनल सीएफए लेक्चर्स के रिलेटेड भी वीडियोस हम डालने वाले हैं। तो अगर आपको चैनल ये आपके वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सीए फाइनल और सीएफए की जो सारे लेक्चर्स की पढ़ाई आप फ्री में कर सकते हैं यहाँ से। HRMS इज़ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कोलेस करता है काफ़ी सारे ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शंस को एक साथ बेनिफिट करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन, पेरोल, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग, और बेसिकली परफॉर्मेंस एनालिसिस करता है लोगों की और असेसमेंट करता है एक ही सिस्टम के हिसाब से। जो की मॉड्यूल होते हैं HRMS के क्या होते हैं, सबसे पहला होगा हमारा वर्कफोर्स मैनेजमेंट। वर्कफोर्स मैनेजमेंट बेसिकली स्ट्रेटजिक ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के हिसाब से काम कर रहा है। जो वर्कफोर्स मैनेजमेंट है वो पावरफुल टूल है इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए लेबर के रूल्स को, इंश्योर करने के लिए कंप्लाइंसेस को, और कंट्रोल करने के लिए लेबर की कॉस्ट को और एक्सपेंसेस को। टाइम और अटेंडेंस मैनेजमेंट क्या है? जो टाइम और अटेंडेंस मॉड्यूल है वो गैदर करता है स्टैंडर्डाइज्ड टाइम एंड द वर्क रिलेटेड एफर्ट्स को। और जो मोस्ट एडवांस मॉड्यूल है प्रोवाइड करता है ब्रॉड फ्लेक्सिबिलिटी डेटा कलेक्शन मेथड्स के हिसाब से, लेबर डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, और डेटा एनालिसिस फीचर के हिसाब से। जो टाइम और अटेंडेंस मॉड्यूल है बेसिकली स्टैंडर्डाइज टाइम और वर्क रिलेटेड एफर्ट्स को के लिए काम करता है। और बेसिकली मोस्ट एडवांस मॉड्यूल है जो प्रोवाइड करता है आपको फ्लेक्सिबिलिटी डेटा कलेक्शन मेथड के हिसाब से, लेबर डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, और डेटा एनालिसिस फीचर के हिसाब से। जो कॉस्ट एनालिसिस है और एफिशिएंसी मैट्रिक्स है प्राइमरी फंक्शन है इसके। पेरोल मैनेजमेंट क्या होता है? पेरोल मैनेजमेंट बेसिकली सिस्टम है जो डिज़ाइन किया जाता है ऑटोमेट करने के लिए मैनुअल पेरोल फंक्शंस को और फैसिलिटेट करने के लिए सैलरीज रिडक्शन और कैलकुलेशंस को। एलिमिनेट करता है एरर्स को और फ्री करता है एचआर स्टेप्स को ज़्यादा प्रोडक्टिव टास्क करने से। जो डेटा है बेसिकली आपका ह्यूमन रिसोर्सेज का और टाइम पिकिंग मॉड्यूल से आता है और कैलकुलेट करता है आपके ऑटोमेट डिपॉजिट और मैनुअल चेक राइटिंग एक्सेट्रा को। ट्रेनिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम बेसिकली फ्यूचर डेट के साथ एंटर किया जाता है जो अलो करता है मैनेजर को ट्रैक करने के लिए प्रोग्रेस ऑफ द एम्प्लॉइज थ्रू दिस प्रोग्राम। एग्जामिन करता है रिजल्ट्स को जो कोर्स के लिए गए हैं और रीशेड्यूल करता है स्पेसिफिक कोर्सेज को। जो मॉड्यूल बेसिकली ट्रैक किए जाते हैं ट्रेनर और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, वो बेसिकली उनसे कॉस्ट एसोसिएट होती है ट्रेनिंग शेड्यूल्स की, ट्रैकिंग टाइमिंग लोकेशंस की, और जो सप्लाई और इक्विपमेंट हमें चाहिए उसके रिगार्डिंग। कंपनसेशन मैनेजमेंट कैसे काम करता है? जो कंपनसेशन मैनेजमेंट है मोर देन जस्ट द मीन्स टू अट्रैक्ट द रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉय। जो कंपनसेशन मैनेजमेंट है बेसिकली आप उसको बोल सकते हो कि अट्रैक्ट करता है और रिटेन करता है टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को। आज की कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस को फुली लेवरेज और ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड करती है एक सस्टेन करने के लिए कॉम्पिटिटिव पोजीशंस को। और दिस रिक्वायर द इंटीग्रेटिंग द एम्प्लॉय प्रोसेस, और इसमें बेसिकली आपके एम्प्लॉय प्रोसेस इंफॉर्मेशन है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज प्रोसेस के साथ ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट कैसे काम करता है? जो मॉड्यूल है हेल्प करता है आपको राइट पीपल हायर करने में राइट टारगेट स्किल्स के साथ, और इंक्लूड होते हैं प्रोसेस मैनिंग जॉब ओपन पोजीशन और रिक्विजिशंस के हिसाब से, एप्लीकेशन स्क्रीनिंग एक्सेट्रा। पर्सनल मैनेजमेंट कैसे काम करता है? बेसिकली एचआर मास्टर डेटा होता है और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसमें, जो रिक्रूटमेंट और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इंक्लूड करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, स्टाफिंग शेड्यूल को, जॉब डिस्क्रिप्शन को। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस क्या होती है? एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस मॉड्यूल अलाउ करता है एम्प्लॉयज़ को एचआर रिलेटेड डेटा और प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए और ह्यूमन रिसोर्स ट्रांजेक्शन से काम करने के लिए। एनालिटिक्स क्या होता है? एनालिटिक्स मॉड्यूल बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि आपके एचआर इम्प्लीमेंटेशन कैसे काम कर रहा है, और बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का यूज़ करता है ताकि आप चार्ट्स वगैरह में आपको शो कर सकें। डिस्कस द कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम बेसिकली एक सेट ऑफ द बेसिक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो मैनेज करता है सर्विसेज को जो प्रोवाइड की जा रही है बैंक के द्वारा अपने कस्टमर्स को और उसकी ब्रांचेस के थ्रू। जो एब्सोल्यूट बेसिकली बैंक ब्रांचेस है एक्सेस करते हैं एप्लीकेशंस को एक सेंट्रलाइज डेटा सेंटर्स के थ्रू, और जो सारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो बेसिकली कोर सिस्टम्स के थ्रू बज होती हैं और एक मिनिमम कॉस्ट पर होती हैं, और रिटेन और रनिंग करते हैं बिजनेस आवर्स के दौरान। Systems are running 24/7 to support the internet banking, global operation, real-time transaction by ATM, internet, phone, debit card, etc. जो एलिमेंट होते हैं कोर बैंकिंग के इंक्लूड करते हैं मेकिंग और सर्विसिंग ऑफ द लोन्स को, ओपनिंग द न्यू बैंक अकाउंट कर सकते हो आप, प्रोसेसिंग ऑफ द कैश डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, प्रोसेसिंग पेमेंट कर सकते हो, चेक्स कर सकते हो वहाँ से। ये सारे काम आप इससे कर सकते हो। जो CRM एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिकली मैनेज करती हैं कस्टमर के अकाउंट को, एस्टेब्लिश करती हैं क्राइटेरिया मिनिमम डेटा बैलेंसेस के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, नंबर ऑफ विड्रॉल के हिसाब से।
जो नॉर्मल को बैंकिंग फंक्शंस है आपके, वो इंक्लूड करते हैं डिपॉजिट करना अमाउंट, लोन्स और मॉर्गेज और पेमेंट वगैरह देना, और इजी बेसिकली आपकी सर्विस जितनी एटीएम्स के थ्रू दी जाती है उसको मेंटेन करते हैं। सॉरी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे काम करता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम है कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग करने का फाइनेंशियल और अकाउंटिंग डेटा जो यूज़ किया जाता है डिसीजन मेकर्स के द्वारा। जो AIS है बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड मेथड है ट्रैक करने के लिए अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ को विद कंजक्शन विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज। तो रिजल्टिंग स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स कैन बी यूज इंटरनली बाय द मैनेजमेंट और एक्सटर्नली बाय द अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। जो आपकी जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स हैं वो मैनेजमेंट इंटरनली उनको यूज़ करती है और एक्सटर्नली आपकी इंटरेस्टेड पार्टी इनको यूज़ कर सकती हैं, इन्वेस्टर्स, क्रिएटर, टैक्स अथॉरिटीज़ एक्सेट्रा। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका कंसिडरेशन में आ गया डिफरेंट एक्सपर्ट्स के थ्रू जो कंपोज होते हैं स्मॉल सब सिस्टम के थ्रू जो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक अचीव करने में उसका गोल। डिफरेंट सब कंपोनेंट्स ASI के बेसिकली बजटिंग और प्लानिंग है, एक्सपेंस मैनेजमेंट है, रेवेन्यू मैनेजमेंट है, कैश और ट्रेजरी मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है एक्सेट्रा। की एलिमेंट क्या होते हैं जो कंप्राइज करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को? AIS बेसिकली हेल्प करते हैं काफ़ी सारे सिस्टम और यूज़र्स की, जो इंक्लूड करते हैं अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, बिजनेस एनालिस्ट, मैनेजर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स एंड द ऑडिटर्स फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट विद इन द कंपनी टू वर्क टुगेदर। प्रोसीजर्स क्या होते हैं? बेसिकली मैनुअल और ऑटोमेटेड मेथड होते हैं कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ड्राइव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए डेटा को। और जो डेटा है आपका इंफॉर्मेशन के थ्रू और बिजनेस प्रैक्टिसेस के थ्रू इंक्लूड होता है सेल्स ऑर्डर में, कस्टमर बिलिंग स्टेटमेंट्स में, सेल्स एनालिसिस में और परचेज रिक्वायरमेंट्स में और वेंडर इनवॉइस मैनेजमेंट में। सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं? सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपको क्वालिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल डेटा के थ्रू जो स्टोर, रिट्राइव, प्रोसेस होते हैं और एनालाइज होते हैं। बेसिकली मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है? जो हार्डवेयर होते हैं पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर, राउटर, स्टोरेज, मीडिया, ये सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंटरनल कंट्रोल बेसिकली सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, पासवर्ड्स और कॉम्प्लेक्स बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन जो आपको सेंसिटिव डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेवरेट टॉपिक। Artificial intelligence basically a vicinity of that computer science focusing on the creating the machines that can fit into the place as behavior that the human regarding है intelligent। basically एक revolution है computer science का जो focus करता है machines को ऐसा बनाने में जो एक ह्यूमन बिहेवियर की तरह काम कर सके और इतनी इंटेलिजेंट हो जितना ह्यूमन है। इट इज़ अ रिसर्च फील्ड दैट स्टडीज हाउ टू कॉम्प्रीहेंड द इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर ऑन द कंप्यूटर। बेसिकली एक रिसर्च फील्ड में भी काम कर रही है जो अभी स्टडी कर रही है कि कैसे हम एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर को कंप्यूटर में डाल सकते हैं। दैट डिसीजिव ऑब्जेक्टिव ऑफ द AI टू मेक अ कंप्यूटर दैट कैन डिस्कवर, स्केच एंड करेक्ट द प्रॉब्लम्स इन पैरेलल। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है AI का कि एक ऐसा कंप्यूटर बनाए जो डिस्कवर कर सके, स्केच कर सके, क्रैक कर सके प्रॉब्लम्स को एक ह्यूमन की तरह। The subject of the artificial intelligence spanned a wide horizon dealing with the various kind of the knowledge representations। बेसिकली आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट्स है वो काफ़ी सेक्टर्स में काम कर रहा है और आपको काफ़ी टाइप की इंफॉर्मेशन देता है और डिफरेंट टेक्निक्स देता है इंटेलिजेंस सर्च के हिसाब से और वेरियस मेथड्स के हिसाब से, और रिजोल्व करते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ द डेटा को और नॉलेज को और डिफरेंट स्कीम्स को ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग और मैनी अदर्स के हिसाब से। जो एक्सपर्ट सिस्टम है बेसिकली उसमें पैटर्न रिकग्निशन होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है और वेरियस पर्पस होते हैं जो AI में अप्लाई होते हैं। GIT कैसे काम करता है? बेसिकली GIT एक फिलोसफी है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए जिसमें नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई होती है और रिमूव की जाती हैं। बेसिकली रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट को, इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी को, इंप्रूव करने के परफॉर्मेंस को, डिलीवरी को इंप्रूव करने में, एडिंग फ्लेक्सिबिलिटी डालने में, इंक्रीज करने के लिए इनोवेशंस को। GIT प्रिंसिपल इंप्लीमेंट किए जाते हैं सक्सेसफुली और सिग्निफिकेंटली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेंटेन करने के लिए। जो GIS प्रिंसिपल्स हैं अप्लाई होते हैं हर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे, ऑर्डर ट्रैकिंग पे, परचेजेस के ऑपरेशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे। न्यूक्लियस फाइनेंस क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लियस फाइनेंस CBS का एक पार्ट है कोर बैंकिंग सिस्टम का। न्यूक्लियस फाइनेंस इज अ बैंकिंग सूट मेड एंड मार्केटिंग बाय द इंडिया बेस्ड कंपनी न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर्स एंड कम्स विद अ वाइड वैरायटी ऑफ द इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन दैट कवर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वेल बैंकिंग। These applications support the bank and the financial solution company dealing with the assets and liability, core financial accounting, and the customer service. The solution is wholly focused on the banking and the financial services, spanning across the solution in the area of retail and corporate banking, cash management, relationship banking, financial CRM, etc. डेटा माइनिंग क्या है भाई? मेन पॉइंट्स ऑफ डेटा माइनिंग कैसे हो सकते हैं?
It is a one of the business intelligence tool that involve the statistical and the artificial intelligence related technique to mine the large volume of data and providing the knowledge for विदाउट द यूज़र हैविंग द आस्क टू स्पेसिफिक क्वेश्चन। एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो बेसिकली आपको स्टैटिस्टिकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करता है टेक्निक के थ्रू काफ़ी सारा डेटा माइन करने के लिए, जो आपका पूल ऑफ डेटा है वहाँ से, और आपको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रो डेटा से। ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना डिज़ाइन बेसिकली डिज़ाइन करके। डेटा माइनिंग क्या है, डेटा एनालिसिस डिस्कवर करता है यूजफुल पैटर्न्स को जो हिडन होते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डेटा में, लाइक मार्केट सेगमेंटेशंस, कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, कस्टमर्स हु बाय द सेम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एक मल्टी डायमेंशनल एनालिटिक टूल है, यूज़ किया जाता है डेटा माइनिंग में, और जो गैदर की जाती है प्रोसेस और वर्स्ट ऑफ द डेटा फ्रॉम द यूजफुल पैकेट से। व्हाट आर द पॉसिबल वे टू मेक द पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, कैसे आपकी पेमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली की जा सकती है। सबसे पहला बेसिकली आपका क्रेडिट कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ऑथराइजेशन, बैचिंग, क्लियरिंग, फंडिंग, और जो कस्टमर प्रेजेंट करता है प्राइमरी प्रूफ ऑफ हिज एबिलिटी टू पे बाय प्रेजेंटिंग द क्रेडिट कार्ड टू द मर्चेंट, और जो मर्चेंट है वो वेरीफाई करता है बैंक को और एक परचेज स्लिप बना के देता है कस्टमर को एंडोर्स करने के लिए। जो मर्चेंट बेस इस परचेज स्लिप को यूज़ करता है कलेक्ट करने के लिए फ़ंड बैंक से, और जो नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में जो कस्टमर रिसीव हो जाते हैं उसको स्टेटमेंट कि बैंक में आपका जो फंड है वो कट गया है इतना। इलेक्ट्रॉनिक चेक कैसे होता है, जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स होते हैं पॉपुलर होते हैं कॉमर्स ऑन द इंटरनेट, ई कॉमर्स के लिए। जो FSTC है और साइबर कैश है, दो सिस्टम है जो बेसिकली कंज्यूमर को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक के लिए, और जो पे करते हैं मर्चेंट को डायरेक्टली। फाइनेंशियल सर्विस टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन एक बैंक्स का ग्रुप है, जो एक बैंक्स और क्लियर हाउसिंग का ग्रुप है जो डिज़ाइन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक चेक के लिए, और जो इनिशिएट करता है इलेक्ट्रॉनिकली एक डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करने के लिए, साइनिंग और एंडोर्स करने के लिए। और साइबर कैश क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चेक फंक्शन है जो मैसेज करता है सेंडर्स को बैंक ट्रांसफ़र का फंड लाइक पेपर चेक, और जो मैसेज उसको इनिशियली रिसीव होता है वो बेसिकली एंडोर्स चेक होता है, और जो प्रेजेंट करता है बैंक को फंड्स को ऑब्टेन करने के लिए। स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं भाई, पॉकेट साइज कार्ड होते हैं जिनके अंदर एक सर्किट लगा होता है, और जो एक प्रोवाइड करते हैं आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, डेटा स्टोरेज एंड द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। जो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं बेसिकली एक ATM कार्ड का क्रेडिट होते हैं, फ्यूल कार्ड, मोबाइल फ़ोन, सिम एक्सेस कंट्रोल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, पब्लिक फ़ोन पेमेंट कार्ड एक्सेट्रा। जो कॉन्टैक्ट कार्ड होते हैं, कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स होते हैं, वो बेसिकली 3 टाइप होते हैं स्मार्ट कार्ड के। इलेक्ट्रॉनिक पर्स क्या होते हैं, पेटीएम वगैरह का बोल सकते हैं, इज अ वेरी सिमिलर टू द प्रीपेड कार्ड। बैंक इशू ए स्टोर्ड वैल्यू कार्ड टू हिज कस्टमर्स एंड द कस्टमर कैन ट्रांसफर द वैल्यू फ्रॉम हिज अकाउंट टू द ATM। बेसिकली बैंक क्या कर सकता है, जो कस्टमर है वो ट्रांसफ़र करता है अपनी वैल्यू अकाउंट टू द कार्ड एट द ATM के थ्रू अकाउंट में डालता है। पर्सनल कंप्यूटर स्पेशली इक्विप टेलीफोन, और एक कंप्यूटर होता है वहाँ पे, और एक टेलीफोन होता है, ये बेसिकली आपके कार्ड की तरह ही है जो पेटीएम में इशू करता है, मेट्रो कार्ड है वो चीज़। वाइल मेकिंग द परचेजेस कस्टमर कैन पास द कार्ड थ्रू द वेंडर पॉइंट ऑफ द सेल टर्मिनल। परचेज करते हुए जो वेंडर है अपना कार्ड पास कर सकता है वेंडर पॉइंट ऑफ द सेल के थ्रू, और जो वैलिडेशन की जाएगी आपकी पिन नंबर के थ्रू होती है। अगर ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट होगी जो फंड डिडक्ट हो जाएंगे आपके कार्ड से और ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे वेंडर के टर्मिनल में। और जो वैल्यू ऑफ द कार्ड है ऑन द स्पेंड इज कंज्यूम कैन लोड द एडिशनल फंड्स फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द कार्ड। जो आपने कार्ड स्पेंड किया है तो आपको उसमें फंड अलग से डालने पड़ेंगे उसको आगे यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली ये है कि किसी हमने रिलायंस फ्रेश में परचेज करना शुरू किया, लोगों ने हमने एक कार्ड बना दिया कि आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, आप उसको ATM से फंड ट्रांसफर कर रहे हो, बेसिकली मेट्रो कार्ड की तरह हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ एन एक्सपर्ट सिस्टम। तो एक्सपर्ट सिस्टम एक कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो अलाउ करता है नॉन एक्सपर्ट्स को डिसीजन बनाने में एक एक्सपर्ट्स की तरह। एम ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम इज़ टू हैव ए टीम ऑफ द सीनियर स्पेशलिस्ट होल्डिंग द इंडस्ट्री बाय एक्सपीरियंस। इसलिए एम क्या एक्सपर्ट सिस्टम का, तो उसके पास एक टीम होनी चाहिए ऐसे स्पेशलिस्ट की जिनको ऑलरेडी इंडस्ट्री की नॉलेज हो और उसको एक्सपीरियंस भी हो उसमें काम किया हुआ, और वो बेसिकली ये काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड होते हैं लाइक डिफेंस, गवर्नमेंट, फाइनेंस, टेलीकॉम, इंजीनियरिंग सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स के आपको नॉलेज है। कंपोनेंट ऑफ एन एक्सेल सिस्टम एज फॉलोज। नॉलेज बेस क्या होता है इसमें कंपोनेंट में, नॉलेज बेस में बेसिकली डेटा, नॉलेज, रिलेशनशिप, रूल ऑफ द थंब एंड डिसीजन ट्रीज यूज होते हैं एक्सपर्ट के एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। जो नॉलेज बेस है कंप्यूटर इक्विवेलेंट है सारी नॉलेज का और इनसाइट्स का, जो एक्सपर्ट और ग्रुप ऑफ द एक्सपर्ट डेवलप करते हैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के साथ इस फील्ड में। जो नॉलेज बेस है वो बेसिकली एनक्लोज करता है रियलिस्टिक और
रियलिस्टिक और ह्यूरिस्टिक नॉलेज। जो रियलिस्टिक नॉलेज होती है वो बेसिकली जॉब डोमेन की नॉलेज होती है, जो उन लोगों ने अपने काम का एक्सपीरियंस लिया है उसकी। और जो ह्यूरिस्टिक नॉलेज होती है बेसिकली रिलीजियस होती है, और सप्लीमेंट्री जजमेंट नॉलेज होती है कि इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डेटाबेस ऑफ द फैक्ट्स, दिस होल्ड द यूजर्स इनपुट अबाउट द करंट प्रॉब्लम्स। तो उसका बेसिकली इनपुट क्या है करंट प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। और यूज़र में बिगिन बाय एंटरिंग एज मच एज दे नो अबाउट द प्रॉब्लम। और यूज़र बेसिकली उस काम को करता है जितना उसको इस प्रॉब्लम का पता होता है। Gradually, a database of the facts is built, which inference engine using to come to decisions. Basically, database of fact यूज़ किया जाता है एक डिसीजंस पे आने के लिए। और जो क्वालिटी है क्वांटिटी है डेटा की, वो बेसिकली यूजर इन्फ्लुएंस करता है रिलायबिलिटी के हिसाब से। इन्फेरेंस इंजन क्या होता है? जो प्रोग्राम बेसिकली इसमें लॉजिक और रीजनिंग मैकेनिज्म होता है एक एक्सपर्ट लॉजिक प्रोसेस के थ्रू, और वो डिलीवर करता है अपनी एडवाइस कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्या एडवाइस है। वो डेटा ऑब्टेन करता है नॉलेज बेस के थ्रू, और एक एसोसिएशन बनाता है, इंटरफेयर करता है, अपने कंक्लूजन देकर और रेकमेंड करता है कोर्स ऑफ एक्शन। एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी क्या होती है? ये फैसिलिटी वैसे प्रोवाइड करती है यूज़र को एक एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉजिक, कि इसका बेसिकली क्या एक्सप्लेनेशन है इस लॉजिक की एक्सपर्ट सिस्टम के रिगार्डिंग, और उसी के बेसिस पे आप कंक्लूजन पर आते हो। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? जो प्रोग्राम अलाउ करता है यूज़र को डिज़ाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, जो आपके साथ कम्युनिकेशन हुआ है एक्सपर्ट सिस्टम में। डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रॉनिक चेक और पेपर चेक के बीच में? जो ई चेक है एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे एक पर्सन इशू कर देता है दूसरे बंदे को, बट कोई पेपर इन्वॉल्व नहीं होता, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक चेक को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉड के अगेंस्ट, और बेसिकली एनकोड करता है सेंडर के अकाउंट नंबर को बैंक की पब्लिक की के थ्रू, और रिवील नहीं करता कोई भी सेंडर्स के अकाउंट नंबर को मर्चेंट को। एक सेट प्रोटोकॉल लगाया जाता है इसमें, जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वो यूज़ किए जाते हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए, जो पेयर है या पेइस का बैंक अकाउंट है, या बेसिकली नो सच एनकोडिंग और सेंडर अकाउंट नंबर इज पॉसिबल इन केस ऑफ द पेपर चेक। बेसिकली एनकोडिंग इसमें कोई पॉसिबल नहीं होती पेपर चेक के केस में। और जो ई चेक होते हैं फास्टर हैं और कन्वीनियंट है पेपर चेक के रिगार्डिंग, और एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। प्रीक्विजिट क्या है एससी टेस्ट की एक टीपीएस से रिगार्डिंग? तो एससी टेस्ट बेसिकली ये प्रीक्विजिट है टीपीएस के रिगार्डिंग। पहले सबसे बात है एटोमिसिटी। जो ट्रांजेक्शन्स है वो कंप्लीट होती है फुल में या कंप्लीट में, जो टीपीएस सिस्टम सिक्योर करता है कि आपकी पूरी ट्रांजेक्शन एक ही बार में कंप्लीट हो। कंसिस्टेंसी, जो आपकी टीपीएस में जो काम कर रहे हैं आपके ऑपरेटिंग रूल्स हैं और इंटीग्रेटेड हैं, वो बेसिकली आपके डेटाबेस के साथ काम करें, उनकी एक पॉजिटिव वैल्यू हो और कंसिस्टेंटली काम करें। आइसोलेशन बेसिकली ये होता है कि आपके जो सारे फंड्स हैं वो क्रेडिट नहीं हो अकाउंट में बिफोर द डेबिट फ्रॉम द अंदर, मतलब डेबिट और क्रेडिट एक साथ होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी ये होता है कि बेसिकली आपकी ट्रांजेक्शन जो पूरी तरह कंप्लीट होनी चाहिए, अंडर नहीं दिखानी चाहिए। यू आर इन चार्ज ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द रेलेवेंस ऑफ द ओल्ड पेरेटो रूल। बेसिकली ओल्ड पेरेटो रूल का आप ये बताओ। पेरेटो रूल एम्फसाइज दैट द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ कस्टमर बेस जनरेट द 80% ऑफ प्रॉफिट। बेसिकली पेरेटो रूल ये बोलता है कि आपका 20% का कस्टमर बेस 80% आपको प्रॉफिट देता है। ये बेसिकली इस फिलोसफी डिपेंड होता है कि जो आपके ओल्ड ट्रस्टीवर्द कस्टमर हो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं प्रॉफिट जनरेट करने में। नेक्स्ट हमारा फ्रेम बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम। जो फ्रेम बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम कैसे काम करता है? ये सिस्टम बेसिकली ऑर्गेनाइज करता है सारी इंफॉर्मेशंस को एक टॉपिक के रिगार्डिंग और लॉजिकल फ्रेम्स में। लाइक आपके पास इंफॉर्मेशन थी डेटा की, डिस्क्रिप्शन की, रूल्स की, उसने सारे टॉपिक्स को लॉजिकल यूनिट में बेसिकली एक फ्रेम से बना लिया, और जो लिंक होते हैं डेटा फाइल से, और जो रूल बेसिकली एस्टेब्लिश किए जाते हैं कि कैसे इसको असेंबल किया जाएगा और कैसे फ्रेम्स को मीट किया जाएगा, मतलब कैसे फ्रेम्स को यूज़ किया जाएगा उसकी यूज़र्स की नीड्स को पूरा करने के लिए। कंपोनेंट क्या हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के? सबसे पहला हार्डवेयर, आपके सीपीयू, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट फाइल्स वगैरह होती हैं। सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं, ग्राफिक टाइप्स होते हैं, टाइम सीरीज चार्ट्स होते हैं, स्कैटर डायग्राम, मैप्स, मोशंस, ग्राफिक्स, सीक्वेंस चार्ट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। यूज़र इंटरफेस, बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपके, जिसमें जो पीपल है इंटरेक्ट करते हैं मशीन से, और जो इंटरफेस होते हैं अवेलेबल होते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। शेड्यूल रिपोर्ट होगी, क्वेश्चन आंसर होंगे, मेन्यू ड्राइवर होंगे, या कमांड लैंग्वेज होगी, ये सारी चीज़ें। टेलीकम्युनिकेशन क्या बोलते हैं? जो ट्रांसमिटेड करते हैं डेटा को एक प्लेस से दूसरी प्लेस से रिलायबल नेटवर्क सिस्टम में। डैशबोर्ड और स्कोर कार्ड क्या होते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस में? डैशबोर्ड्स बेसिकली इन्वॉल्व करते हैं कि आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है डेटा वेयर हाउस के थ्रू, और जो बेसिकली अवेलेबल टू यूज़ है काफ़ी सारे लोगों के लिए,
snapshot of the many different things with the objective of getting the response to query. Tell me a lot of things but without the too much efforts. बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन गैदर किया आपने वेयर हाउसेस के थ्रू और जो अवेलेबल है काफ़ी सारे लोगों को, और जो जिसका ऑब्जेक्टिव है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी जाए लेकिन ज़्यादा एफर्ट ना लगाया जाए। तो डैशबोर्ड एक फ्लेक्सिबल टूल है जो बेसिकली बेंड किए जा सकते हैं डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंग, और जो इसमें कलेक्शन ऑफ ग्राफ्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, केपीआईज होते हैं जो मॉनिटर करने में हेल्प करता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्पेसिफिक इनिशिएटिव के हिसाब से। स्कोर कार्ड क्या काम करते हैं, बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होते हैं विजुअल प्रेजेंटेशंस के हिसाब से एंटरप्राइज की, और ये टेक बेसिकली क्रिटिकल मैट्रिक्स और मैपिंग को यूज़ करते हैं स्ट्रेटजिक गोल्स को लेने के लिए एंटरप्राइज के थ्रू। स्कोर कार्ड्स क्या होते हैं, रिचुअल विजुअल गेज होते हैं, डिस्प्ले करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेसिफिक रिजल्ट। और स्कोर कार्ड बेसिकली इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ मैट्रिक्स में और टारगेट्स में जो प्रोवाइड करते हैं एक पर्सपेक्टिव ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो स्कोर कार्ड एक ग्राफिक लिस्ट ऑफ द स्पेसिफिक स्टेन माइलस्टोन है जो बेसिकली आपको कंबाइन करते हैं मैट्रिक्स को आपके बेंचमार्क के हिसाब से, और ये देखते हैं कि आपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस की है या नहीं। तो ये बेसिकली ये देखते हैं कि कैसे आपकी परफॉर्म की एक्टिविटीज़ काम कर रही हैं और कैसे स्कोर कार्ड लिंक है। You are requested to implement the online transaction in e-commerce environment. Briefly explain the step-by-step online transaction process in the environment. तो बेसिकली सबसे पहले आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है, कम्युनिकेट करता है प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, उसके बाद ऑफर किया जाता है प्रोडक्ट और सर्विस, उसके बाद एग्री किया जाता है कस्टमर से एक स्पेसिफिक ऑर्डर के रिगार्डिंग, फिर आपको बिल प्रोड्यूस किया जाता है बेचने के बाद, उसके बाद बायर पे करता है सेलर को, और फिर मैचिंग होती है, सेलर मैच करता है पेमेंट की इन्फॉर्मेशन को ऑर्डर से कि कितना पैसा आया कितना ऑर्डर गया है, फिर सेलर को बेसिकली सेलर डिलीवर करता है बायर को, और उसके बाद जो उसकी कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको रिजोल्व करता है। तो ऐसे ही काम करता है। ब्रीफली डिस्क्राइब द 4 स्टेजेस ऑफ द प्रोसेसिंग क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने की 4 स्टेजेस बताओ। सबसे पहले होता है ऑथराइजेशन। लाइक फर्स्ट स्टेप इसमें प्रोसेसिंग में होगा जो मर्चेंट अगर स्वाइप, हम जैसे दुकान पे गए हो हमने स्वाइप किया वहाँ पे कार्ड, तो जो डेटा है हमारा सबमिटेड है, जो हमारा डेटा है वो मर्चेंट बैंक के पास चला जाएगा जो इसको हम एक्वायरर बोलते हैं, और वो रिक्वेस्ट करेगा ऑथराइजेशन फॉर द सेल कि मतलब इससे सेल कर सकते हैं। जो एक्वायर है वो बेसिकली ये रिक्वेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूइंग बैंक को भेजेगा, लाइक पीएनबी से हमारा कार्ड है तो बैंक बैंक को भेजेगा, और बैंक की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ऑथराइज करेगा डिनाई करेगा, और फिर उसके बाद मर्चेंट प्रोसेस करेगा सेल को। इसके बाद सेकंड स्टेप होगा, अगर प्रोसेस हो गया आपका कार्ड तो एट द एंड ऑफ द डे मर्चेंट जितने भी सेल्स हुई हैं आपकी, ये इंश्योर करेगा कि ऑथराइज और साइन थी कार्ड होल्डर के द्वारा, जितने भी आपके स्लिप्स थी वो साइन की हैं कार्ड होल्डर ने, और इट देन ट्रांसमिटेड ऑल द सेल्स एट वंस कॉल्ड द बैच। और उसके बाद सारी जो सेल्स हैं वो अब बैच में बना लेगा, उनको एक बैच बना लेगा उनका कौन सी सेल्स है, और बेसिकली एक्वायर के पास लेके जाएगा पेमेंट रिसीव करने के। थर्ड स्टेप में क्या होता है, बेसिकली जो एक्वायर है वो रिसीव कर लेता है बैच को, सारे स्लिप ले लेता है, उसके बाद जो कार्ड नेटवर्क के थ्रू आई थी उसके बाद जो ईच सेल है उसको भेजता है अप्रोप्रिएट इशूइंग बैंक को, जिसके थ्रू मतलब आपने पेमेंट की थी। उसके बाद जो इशूइंग बैंक को सेपरेट करता है इंटरचेंजिंग फ़ीस, जो उसकी फ़ीस थी इशूइंग बैंक उसको सेपरेट करेगा, और जो शेयर विद द कार्ड नेटवर्क उसके बाद वो शेयर की जाएगी कार्ड नेटवर्क के द्वारा, और जो ट्रांसफ़र की जाएंगी रिमेनिंग अमाउंट जो उसके नेटवर्क को जो उसको एक्वायर को चाहिए। उसके बाद फंडिंग, फोर्थ एंड फाइनल स्टेप इन द क्रेडिट कार्ड। अब सारी पेमेंट रिसीव होगी इशूअर से, उसकी फ़ीस लेने के बाद जो एक्वायर है अब सब्ट्रैक्ट करेगा डिस्काउंट फ़ीस को और सेंड करेगा रिमाइंडर मर्चेंट को, और जो मर्चेंट है अब पेड हो गया ट्रांजेक्शन के, उसका कार्ड ऑर्डर किया है उसका बिल हो जाएगा, कार्ड ऑर्डर का बिल। Describe how the business communities benefit by adopting the information technology based CRM. CRM as a considered as a amalgamation of people, process, system, just as IT applications. जो business community है basically benefited होती हैं adopting information technology से CRM based जो काम होते हैं। जो CRM एप्लीकेशन है वो स्मूथ कर देती है प्रोसेस को कैप्चर करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए बिजनेस एंटरप्राइजेस वाइड डिसमिनेशन ऑफ डेटा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एंड द पोटेंशियल कस्टमर्स। जो आप बेसिकली डेटा को यूज़ कर रहे हो एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर्स के थ्रू। सीआरएम बेसिकली अलाउ करता है बिजनेस को ये डेवलप करो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश और न्यू कस्टमर्स के साथ, जो हेल्प करेंगे आपको कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को मॉडर्नाइज करने में। और सीआरएम बेसिकली कमर्शियल और क्लाइंट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज को यूज़ करता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग, मार्केटिंग प्लानिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग के थ्रू। सीआरएम बेसिकली बेनिफिट को यूज़ करता है कस्टमर लॉयल्टी को जनरेट करने के लिए, मार्केट इंटेलिजेंस एंटरप्राइज करने के लिए, और इंटीग्रेटेड रिलेशन बनाने के लिए। सीआरएम बेसिकली हेल्प करता है बिजनेस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए ताकि वो बिजनेस चैलेंजेस को हैंडल कर सके, डिक्लाइन कर सके रेवेन्यू को, कट ऑफ कर सके प्रॉफिट मार्जिन को, और
कट ऑफ कर सके कस्टमर लॉस को। CRM बेसिकली सिंगल इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज प्रोवाइड करता है, जो कस्टमर बेसिकली प्रोफेंसी प्रोवाइड करते हैं बिजनेस एंटरप्राइज के हिसाब से, और रिकग्नाइज करते हैं अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट को कि कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन से अपनी इन्फॉर्मेशन फैचअप कर सके और रिकग्नाइज करें बाइंग और बाइंग बिहेवियर क्या है कस्टमर का और क्या 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 वो रहना चाहता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है CA फाइनल और CFA लेक्चर फ्री में लेने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।